सर्प योग और नई रिलीज कॉमिक्स हुई है बिल्कुल कुछ दिन पहले। एडेड अट्रैक्शन ये है कि इसमें तौसी और नागराज दोनों है। करीब 20-25 साल बाद हम लोग तौसी को देख रहे हैं। 25 से 27 साल हो गए। शानदार कैरेक्टर था। अभी तो राज कॉमिक्स वाले ने इसके राइट ले लिए हैं। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही है। ये रहा इसके बारे में कुछ मैसेज जो दिया गया है। स्टोरी पे डायरेक्ट सीधे चलते हैं। सर्प योग्य पोस्टर भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। इसके जो चित्र है, शुरुआती चित्र, तौसी बहुत शक्तिशाली है और उसका पुत्र टनी उससे भी बहुत एक हाथ आगे है। लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि वह तौसी की कमजोरी है। और अभी टनी वहाँ पर ऋषिराज गिद्ध के आश्रम में साधना कर रहा है, अपनी शक्तियों को बाहर छोड़कर। तौसी को झुकाने के लिए टनी को झुकाना होगा। तौसी के सिर पर वार करना होगा, क्योंकि गिद्ध के आश्रम में किसी भी शिष्य को बाहरी शक्ति के साथ प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। मन तो खून के आंसू रो रहा है, पर क्या करूं। युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है। यह गया तौसी का दिल। अब जल्दी ही यह दिल धड़कना बंद कर देगा, लेकिन मेरे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है। अतः किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो कहीं मेरा दिल ही धड़कना ना बंद कर दे। अरे आपको 20 सागर पार करके अखेट पर्वत तक क्यों जाना पड़ा? महान G18, सर्प देश में सब कुछ कुशल तो है ना? यहाँ की बात करो, वहाँ शांति है ना? 20 सागर का तो पक्षी भी पार करके यहाँ नहीं आ पाते। यहाँ से शांति कहाँ जाएगी? ऋषिराज गिद्ध कहाँ है? वे तो थोड़ी देर पहले ही कहीं चले गए। ओफ। उधर नागराज ने सर्प देश में उत्पात मचाया हुआ है और इधर ऋषिराज गिद्ध अपने आश्रम में नहीं है। नागराज, वह पृथ्वी वाला नागराज, वह जो भी था उसकी आशंका गलत नहीं थी। कोई ऋषिराज गिद्ध के आश्रम आखेट पर्वत पर स्थित आश्रम की तरफ आ रहा था। हाँ वही। उसे तो हमने बंदी बना लिया, पर मुझे आशंका है कि वह अकेला नहीं है, अपने साथियों के साथ आया है। पर यहाँ आखेट पर्वत पर कोई नाग, दानव, यक्ष, किन्नर नहीं आ सकता। अरे चले गए। यह टनी के लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। नहीं नहीं, अरे यह तो G18 की आवाज़ है। ऐसा क्या हो सकता है जो महान G18 को चीखने पर विवश कर दे? कहाँ गया टनी? यहाँ पर बिखरा खून, टनी के रक्त रंजित वस्त्र और लापता टनी। तुम तो कह रहे थे यहाँ कोई नहीं है, फिर कहाँ गया टनी? मैंने चारों तरफ देख लिया है, वह यहाँ कहीं नहीं है। अब क्या जवाब दूंगा मैं मित्र तौसी को? क्या कहूँगा अप्सरा भाभी से? यह काम अवश्य धरती के नागों का है। अगर टनी नहीं मिला तो उनमें से हर कोई मरेगा। इस हवन कुंड में मैं स्वयं करूँगा उनका सर्प यज्ञ। G18 ने घेराबंदी की शुरुआत कर दी थी। सीमा प्रहरियों, सर्प देश के सभी मार्ग बंद कर दो। नागराज के साथियों ने युवराज टनी पर प्राणघातक हमला किया है और उनका अपहरण भी। टनी का अपहरण असंभव, पर तुम आश्रम क्यों गए थे G18? और तुम्हें किसने बताया था कि टनी पर प्राणघातक हमला हुआ है? ऋषिराज गिद्ध। टनी के रक्त रंजित वस्त्र ने। पर आप कहाँ चले गए थे? विश्व सागर के इस पार हवन संविधा लेने आया था, पर क्या हुआ है? G18 पूरा घटनाक्रम बताता चला गया। किसका हो सकता है यह काम? धरती के नागराज का। वह यहाँ अप्सरा के रूप में आया था। हमने उसे तो माया दर्पण में कैद कर लिया है, पर यह काम उसके साथियों का हो सकता है। मैं माया दर्पण में जाकर नागराज से सत्य का पता लगाता हूँ। उसको इस अपराध का मूल्य। सीमा प्रहरियों, सर्पदेश के सभी मार्ग बंद कर दो। नागराज के साथियों ने युवराज टनी पर प्राणघातक हमला किया है और उनका अपहरण भी। उनको इस अपराध का मूल्य अपने अस्तित्व को मिटाकर चुकाना होगा। सबको सतर्क करता हूँ। सर्पदेश के वासियों, धरती के कुछ मानव नागों ने युवराज टनी पर प्राणघातक हमला करके उनका अपहरण कर लिया है। सावधान रहे और किसी भी अपरिचित के देखते ही मुझे तक तुरंत सूचना पहुँचाए। ऋषिराज गिद्ध मानस के रूप में माया दर्पण में बंदी नागराज रह सकता है। इस पूरे विश्व सागर को सुखाकर जो विश्व की एक बूंद बनेगी, वह नागराज के विश्व की एक बूंद है। और उससे पहले कि मैं अपने उसी विश्व को इस पाताल में डुबो दूँ, से सत्य का पता लगाने। यह क्या? माया दर्पण को कोई अभेद्य कवच है। मुझे इसको तोड़ने के लिए अपने शरीर में प्रवेश करके वापस आना होगा, और फिर कुछ देर में हमको पता चल जाएगा कि नागराज कहाँ है और
विश्व सागर में बुलबुलें असंभव, यह दृष्टिभ्रम है। विश्व सागर में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तौसी को मेरे समक्ष उपस्थित करो। अद्भुत, तो तुम हो नागराज, यानी तुम माया दर्पण में कभी गए ही नहीं। ऋषिराज गिद्ध के सामने आकर तुमने स्वयं अपने लिए आसान मौत चुन ली है, पर तुम अप्सरा के रूप में पाताल लोक आए क्यों? ऋषिराज ग्रीव, तो आप हैं। आपकी बाकी बातें तो मेरी समझ से बाहर है, पर मैं पाताल लोक के उस विष की काट ढूंढने आया हूँ जिसे मेरे शरीर में पाताल नागों ने पहुँचाया है। फिर मुझे पता चला कि तौसी नाम का एक पाताल नाग एक गलतफहमी की वजह से मुझे ढूंढने पृथ्वी आ सकता है। मैं बस उसी से मिलने और विष की काट लेने आया हूँ। युवराज टनी कहाँ है? वह तो बताएगा नहीं ना, न मरेगा। फिलहाल तो मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। इतना बड़ा और बड़बूला नाग, अप्सरा सतह पर तुझसे मिलने ही गई थी ना, यानी गलतफहमी है। यही जवाब सिर्फ तौसी को मिलेगा। फिलहाल मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। अब तौसी को बुलाओगे या पाताल लोक के बीच सागर में डूबने का कारण बनोगे? तेरी मौत का कारण बनूंगा। प्रहरियों, बंदी बना लो इसे। सशस्त्र प्रहरी नागराज की तरफ लपके और अगले ही पल सिर्फ प्रहरी रह गए। अरे हमारे अस्त्र कहाँ गए? असंभव, न सर्प आते दिखे न हमारे अस्त्र छीनते। इतनी तीव्र गति! यह एक चेतावनी थी प्रहरियों, मुझे तुम्हारे प्राणों में जरा भी रुचि नहीं है। बस तौसी को सामने ला दो। खचाक खचाक, वरना मुझे तुम्हारे रक्त की नदी को पार करके उस तक पहुंचना होगा। आह आह, बस। खचाक खचाक, मुझे कुत्तों के साथ साथ तुम जैसे सांपों की दुम को सीधा करना भी आता है। खच्चाक, अब तौसी से पहले मुझे इच्छाधारी नेवला चाहिए। कौन है इच्छाधारी नेवला? तूने अपना असली मक्कार रूप दिखा दिया है। अब ऋषिराज गिद्ध तुझे स्वयं बंदी बनाएगा और तेरी वह हालत कर देगा कि तू टनी को स्वयं लाकर मेरे सामने उपस्थित करेगा। खचाक, इच्छाधारी नेवला, तुम कैसे जानते हो इच्छाधारी नेवला को? वही है तुम्हारे युवराज टनी का हमलावर। वह मिल जाएगा तो मुझ पर लगा आरोप भी मिट जाएगा। कहाँ है वह? एक नया झूठ। वर्षों पूर्व मर चुका नेवला किसी पर हमला कैसे कर सकता है? ऋषिराज गिद्ध की चमत्कारी शक्ति के सामने शक्तिहीन नागराज का कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं। इस अग्निवृत्त की लपटें आकाश छूती है नागराज। तू अगर उड़ भी पाता है तो इनमें भस्म होने से बच नहीं पाता। युवराज को हमें सौंप दे, हम तेरी जान तुझे सौंप देंगे। अग्निवृत्त का घेरा छोटा हो रहा था। नागराज, तुम अग्निवृत्त से बाहर कैसे आए? ये लपटें तो आकाश को छू रही हैं। नागराज पाताल को भी खोद सकता है। बस मैं सर्प सुरंग बनाकर तुम्हारे अग्निवृत्त से बाहर आ गया। और ऋषिराज गिद्ध का संयम भी बड़ी सख्त जान है। इसकी को भस्म होना स्वीकार है, पर युवराज टनी का पता बताना नहीं। जबकि अच्छी तरह जानता है कि इस अग्निवृत्त से अस्थियां भी साबुत बाहर नहीं जाएंगे। ओ अरे, ये सांप कहाँ से आए? पर ये तुम्हारे लिए मृत्यु सुरंग है, क्योंकि मेरे सर्प तुम्हें अग्निवृत्त में खींच लेंगे और अपनी ही आग में जलोगे तुम गिद्धराज। यह अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, पर अब तुझसे अपनी विशेष शक्तियाँ दिखाने का समय आ गया है। तू जमीन खोदकर तो बच सकता है, पर अब गिद्ध तुझे खोदेगा। गिद्ध को वरदान है कि किसी भी सड़ा गला ताज़ा या विषैला मांस को खा भी सकता है और पचा भी सकता है। मेरे कांटे के घाव जल्दी नहीं भरते नागराज। मुझे और शक्ति चाहिए। ओह, सच में मेरे घाव नहीं भर रहे हैं। नागराज फिर नागमणि का एहसान लेने ही वाला था, पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। नागराज का एकमात्र सहारा विष सागर की परतों में घुलता चला गया। नागराज के पास अब स्वयं को बचाने के लिए कोई योजना थी न कोई योजना थी और नहीं समय था। या थी। उसकी कलाइयों से बेशुमार सर्प निकलकर ऋषिराज गिद्ध के मुंह पर लिपटते चले गए। मेरी चोंच और तेरी मौत के फासले को तेरे सर्प कर्म नहीं कर सकते। तू गिद्ध के मनपसंद भोजन को छीनना चाहता है? कभी नहीं। अब पहले इन सर्पों का निकलूंगा और फिर तेरे मांस को। तेजी से सर्प निकलने के कारण नागराज का शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। भड़ाम! अब मैं यह क्या? बस यही है तेरी शक्ति नागराज? अभी तो मेरा जलपान भी पूरा नहीं हुआ। अब मैं यह क्या? मेरे उदर में यह धमाका कैसा है? धड़ाम धड़ाम! अब नाग हलवे के साथ साथ नाग मिर्ची भी निकल गए। ऋषिराज गिद्ध निकले गए सर्पों में मेरे ध्वंसक सर्प भी थे। अब बचो तो मिलना।
जब सुना था तो विश्वास नहीं हुआ था। शूश, तू सचमुच माया दर्पण में नहीं गया था। चकमा दिया था तूने मुझे, पर मैं तौसी की शक्तियों के अनुसार लड़ रहा था। अब तू कालू जिन्न की शक्तियों को दिखेगा नागराज। शूश, धप्प, तू जरूर किसी के बोतल के खुलने से भागा है। जिन्न तो वहीं मिलते हैं, वहीं भेजूंगा मैं तुझे। अरे तू क्या हवा का बना है? फू, आह, तेरी फुंकार के बारे में सुना है मैंने। इस दैवीय विष से तो जिन्न भी दूषित होने से नहीं बच सकते। फू, हवा का है तो हवा से ही मरेगा तू। फू फू, परंतु वायु को वायु काट भी सकती है। अब हवा ही तेरा बंदी गृह बनेगी। रुक जाओ कालू जिन्न, मात्र यही युवराज का पता जानता है। वायु वगैरह तीव्र था और नागराज शक्तिहीन। यह तो बड़ी आसानी से काबू में आ गया। अब मैं इसके फेफड़ों से भी हवा छीन लूँगा। इसे हर हाल में जीवित रखना है। अगर यह मर गया तो हम युवराज टनी को वापस कैसे लाएंगे? ये अपनी इच्छा से कभी नहीं बताएगा। मैं इसके मस्तिष्क से वह जानकारी निकाल लूँगा। कोई अति शक्तिशाली ऊर्जा इसके मस्तिष्क की रक्षा कर रही है, शायद अक्षाधारी ऊर्जा। और दूसरा माया दर्पण में धाड़। पर अगर टनी इसके पास नहीं है तो क्या वह माया दर्पण में है? तो क्या पाताल लोक में दो नागराज है, एक मेरी वायुकूप में? इस पूरे घटनाक्रम पर कोई और भी कड़ी नज़र रखे हुए था। वैसे तो यह अनंत काल तक माया दर्पण में भटकता रह जाएगा। इसको यहाँ बुलाना है अपने सामने, और इसको रास्ता दिखाने के लिए इन माया प्राणियों में से किसी एक को गाइड बनना पड़ेगा। इसी वक्त अप्सरा मिल गई ना। कहाँ है अप्सरा और तौसी? आया था तौसी, पर वो अब कहाँ है मुझे नहीं पता। धोखा हुआ मेरे साथ G18। एक ऑपरेटिव मिस किलर, एक तांत्रिक नागिन नगीना को अप्सरा बना कर ले आई थी। मैं मूर्ख बन गया था, मुझे भागकर अपनी इस गुप्त लैग में आना पड़ा। तू भागा क्यों? मुझे क्यों नहीं बुलाया? तू मुझसे क्या छिपा रहा है कालचक्र? कुछ भी तो नहीं G18, मैं अप्सरा को ट्रैक कर रहा हूँ, जल्दी ही मिल जाएगी। जल्दी करो, मैं सतह पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि नागराज ने सर्पदेश में प्रलय मचाई हुई है और तौसी यहाँ सतह पर है। कुछ छुपा तो नहीं रहे तुम भी G18, पर मैं अब तौसी को कभी पाताल लोक लौटने नहीं दूंगा। उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे एक नया रिमोट चाहिए, जो बस तैयार है। बस अप्सरा कहीं उसके सामने आकर चिप का प्रभाव न कम कर दे। शानदार। आप अकेली रहती हैं? नहीं, दादाजी के साथ। मुझे इस तिरस्मी घर की सुरक्षा बढ़ानी है, ताकि कोई भी अनधिकृत प्रवेश करने वाला भड़ाक स्वयं चलकर वापस न जा सके। अब मात्र अधिकृत और परिवार वाले ही अंदर आएंगे। कोई और भी ऊपर? कोई और भी है क्या? हाँ, एक सेवक और कुक। क्या हुआ तिरुमला? उनकी तबीयत ठीक है ना? अरे हाँ, डरो मत और आगे मत भागो। तुम इस बार के बारे में कुछ नहीं जानती। तू आ गई भारती। क्या हो रहा है उस इमारत में? मैं तिरुमला हूँ, आप दादाजी हैं। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना, वरना ये दीवारें तुमको पीस डालेंगी। अरे, मुझे पता नहीं था कि आप देख नहीं सकते हैं, सॉरी। यह मेरे दादाजी हैं तिरुमला। प्रणाम दादाजी। खुश रहो, सच सच बताओ कि तुम कौन हो, और यह सब देख सकते हैं। खुश रहो, पर सच सच बताओ तुम कौन हो। एडवोकेट तिरुमला है दादाजी, यह उसी इमारत में रहती है। अब यह कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगी, सुरक्षा कारणों से। किसकी सुरक्षा? इसी की। दादाजी, अरे कहाँ गई? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो तिरुमला? इस दीवार के पीछे कुछ है क्या? बताओ मुझे। तुम्हें कैसे? ठीक है, हाँ है, देखना चाहती हूँ कौन? तो देखो, ये तो विष से अचेत है और स्पष्ट है कि ये मेरे पाताल विष के कारण है। मैं लाऊंगी इसकी चेतना वापस। यह तो अप्सरा है। अप्सरा नागराज की कुंडली में बैठा योग यही तो है, पर इसके तिलिस्म ने इसको अंदर आने से रोका क्यों नहीं? और मैं यह जानना चाहती हूँ कि इसने सौडांगी को बचाने के लिए अपना गुप्त रूप क्यों नहीं प्रकट किया? इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया?
मैं उन्हीं नागदीप के सर्पों की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी। और मैं यह जानना चाहती हूँ कि अगर यह श्री यानी अप्सरा पाताल नाग कन्या है तो श्री तिरुमिला कहाँ है। तिरुमिला अपने घर में ही है, कपड़ों के अलमारी में। अब तक उसे होश आ गया होगा। मैं उन्हीं नागदीप के सर्पों की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी। आओ निशा, बोलो निशा। मैडम, ब्रेकिंग न्यूज़, तिरुमला मैडम का हेरिटेज बिल्डिंग से फ़ोन आया था। हमारी टीम बस वहाँ पहुँच रही है। ओके निशा, यू हैंडल इट, मैं बिजी हूँ। 11 बज गए भाई। इस ओवरनाइट पार्किंग को बंद करने का टाइम हो रहा है। यह सही बोल रही है, पर फिर ये यहाँ आई क्यों? बचने के लिए, क्योंकि एक और शक्तिशाली पातालनाग तौसी से ढूंढता फिर रहा है। तौसी यहाँ आ गया है। अब तो मैं कुशलता की प्रार्थना करूँगी। प्रार्थना से कुछ होगा नहीं। तौसी का सामना नागदीप के विकराल सर्पों से है। और मुझे यह आवाज़ सबसे प्यारी लगती है, ताला बंद होने की यह आवाज़। अब यह ताला सुबह 5 बजे ही खुलेगा। तो मेरी प्यारी करो, एकांत को एंजॉय करो। न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो। आप सभी का स्वागत है नाग न्याय मंडलाधीशों। आज का आरोपी पाताल नाग तौसी है। इस पर आरोप है कि इसने अपनी शक्ति से भूकंपन किया और इसके कारण सागर में उठी जल प्रलयों की लहर में नागदीप डूब गया। यह आरोपी का अधिवक्ता कौन है? सैकड़ों नाग एवं सर्प गृहहीन हो गए। इसकी पैरवी असंभव है। इसको सीधे दंड दिया जाए। इसका अपराध अक्षम्य है। इसकी पैरवी असंभव है। इसको सीधे दंड दिया जाए। यह नागदीप की परंपरा नहीं है। अगर आप में से कोई आरोपी का अधिवक्ता नहीं बनेगा तो मैं बनूंगी आरोपी पाताल नाग तौसी की अधिवक्ता। कृपया आरोप विस्तार से सुनाएं। यह क्या हो रहा है? और अगर तौसी को पता चला कि विसर्पी ने उसका पक्ष लिया है तो हमारी योजना गई समझो। हमें तो इन्हें लड़ाना है। बस मनाओ कि विसर्पी हार जाए। अधिवक्ता, आप आरोपी तय करें कि आरोपी अपराधी है या निर्दोष। नागदीप अधिवक्ता, आरोपी नागदीप के विनाश का प्रत्यक्ष अपराधी है और आरोपी के अधिवक्ता उसको बचा नहीं सकते। हर नागदीप सर्प जानता है कि उस प्रलय लहर पर इसी पाताल नाग के कंपन छापे हुए थे। हम सर्प हर कंपन को अलग अलग भाप सकते हैं। आरोपी अधिवक्ता, भूमि कंपन होते रहते हैं। भूकंपों के कारण क्षति भी होती है। तो क्या भूदेवी अपराधी है? माना वह प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, तब भी नागदीप तो नष्ट एक लहर के कारण हुआ है। यह सावधानीवश हुई एक दुर्घटना थी, कोई सोचा समझा युद्ध या षड्यंत्र नहीं। मेरा विरोध है यह कैसे हो गया? यह असावधानीवश हुआ है। इसका उत्तर तो मात्र अचेत अपराधी ही दे सकते हैं। विरोध स्वीकार है, यह माना नहीं जा सकता। वैसे मेरा विरोध आरोपी को अपराधी न कहे। वैसे अगर यह कृत्य जानबूझकर भी किया गया है तो विशेष रूप से नागदीप के विरुद्ध ही किया गया। यह सिद्ध कैसे हुआ? भूकंप सुनामी की दिशा और तीव्रता तय नहीं कर सकते। सत्य है, वस्तुतः कई बार भूकंप से सुनामी आती भी नहीं है। आरोपी के सीधे संलिप्त होने का प्रमाण दे। ऐसा प्रमाण अभी तो नहीं है माननीय। इस पाताल नाग से चैतन्य होने पर पूछताछ करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने चाहिए, वे नहीं है। मेरी मांग है कि इसे बंदी गृह में भेजा जाए। हमें आरोपी को ससम्मान छोड़ना पड़ेगा।
यह नहीं हो सकता, नहीं यह नहीं हो सकता। अब तौसी को चैतन्य करने का समय। अरे यह तो स्वयं जाग गया, पर कैसे? इसे तो हमको रिमोट द्वारा जगाना था। मैं अचेत कैसे हुआ? और यह क्या हो रहा है? मुझे मृत्युदंड देने की तैयारी? हाँ, यह न्यायिक कार्यवाही थी। मैंने तुम्हारा पक्ष रखा, अब तुम स्वतंत्र हो। झूठ। मेरी चेतना आने से तुम भयभीत हो गए हो। हम नागदीपवासी भयभीत नहीं होते। देवी सर्पी को अपना पक्ष रखने के लिए धन्यवाद दो, अन्यथा तुम अभी मृत होते। मृत तुम सब हो गए, नागराज की मृत्यु। अगर तुमने मुझे अप्सरा का पता न बताया तो यह क्या, मेरी मानव रूप चला गया? कहाँ गई मेरी इच्छाधारी शक्ति? नागराज का हमारा मित्र होने से इसका कोई संबंध नहीं है। धाड़ और तुम सबकी मौत का फैसला करेगी, है ना? मैं तुम्हारे न्यायालय को बर्खास्त करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ तौसी की अदालत बैठेगी। और हमारा अपराध क्या है? अप्सरा का पता न देने का अपराध। धाड़। प्राणादान उसी को मिलेगा जो अप्सरा का पता। धड़ाक। हम सिर्फ नर का पता बताते हैं, और तू जैसे कृतघ्न नागों का। चिंता मत करो, बेहोश होते ही तू सारा दुख भूल जाएगा। किंग, यह देखो, इच्छाधारी संयंत्र का पावर लेवल बढ़ना शुरू हो गया और यंत्र इच्छाधारी ऊर्जा खींच रहा है। यानी हम सही स्थान पर पहुँचे हैं और यंत्र इसी के पास आकर और सही काम कर रहा है। चल तौसी, अपने क्रोध का लेवल बढ़ा। हम जीत दिलाएंगे तुझे जो इच्छाधारी शक्ति जो तू हम तक पहुंचा रहा है। उसी के प्राणी भेजेंगे तेरी मदद को। बता, तुझे अप्सरा ने तुझसे हमला? ओह, अगर इस पर राजदंड बेअसर है तो यह पहले बेहोश कैसे हुआ था? किसने किया था यह? मेरे लिए यह एक लकड़ी का तोड़ा है। बस उसके बाद तौसी राजदंड को तोड़ देता है बिसर्पी की, और इधर होश में आ जाता है तौसी। बता, अप्सरा ने तुझसे हमला? चुंबक ध्वज। पार्किंग में खड़े वाहन तौसी की चुंबक शक्ति के इशारे पर हथियार बन गए और इस युद्ध का उबाल उफन कर बाहर सड़क पर बहने लगा। बड़ा उफ, मामला खतरनाक होता जा रहा है, हमें जाना होगा। ठीक है, पर रुको। एकाएक भयंकर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। तू रुकना मत, अन्यथा मेरा क्रोध कहीं शांत न हो जाए। ओह, तो यहाँ पे महात्मा कालदूत भी आ जाते हैं और चुंबक ध्वज को आदेश भी दे देता है तौसी। जो रूप लेना चाहता है ले ले, जिस शक्ति का प्रयोग करना चाहता है कर ले। तुझे उसी शक्ति के साथ उसी रूप में मारेगा कालदूत। कई विनाशकारी शक्तियाँ एकत्रित हो रही थी। अब निकलना चाहिए नगीना, हमको और इच्छाधारी शक्ति नहीं चाहिए, नहीं यह फिर मौका नहीं मिलेगा। कालदूत की इच्छाधारी शक्ति खींचकर उसे निस्तेज बनाने का। हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे मिस किलर। दादाजी आप। पुलिस अलर्ट। ग्रैंड मॉल की कार पार्किंग में धमाके हो रहे हैं। भारतीय दीवारें तोड़कर बाहर निकल रही हैं। दादाजी मुझे जाना होगा। तुझे जाना होगा तो तुम सब यहीं पे रुको। पर क्यों? वहाँ कहर टूटने वाला है। किसका? मेरा। उनको इतना क्रोध मैंने कभी नहीं देखा। जरूर इनको नागराज का असली दुश्मन मिल गया है। इसका कहर उसी पर टूटने वाला है। पूरी पार्किंग अंदर थू थू करके जल रही है, पर गाड़ियाँ न जाने क्यों उड़ रही हैं। आओ। उस कार का निशाना रिपोर्टर और कैमरामैन थे, पर तभी एक अंगवस्त्र ने कार को हवा में ही थाम लिया। यह अंगवस्त्र वेदाचार्य का था। चले जाओ यहाँ से, यह क्षेत्र खाली कर दो। आप तो भारती के दादाजी हैं, पर यहाँ पर आग ही तो लगी है, कोई बम तो नहीं फट रहा है।
फटेगा, क्योंकि यह आग नहीं हवन है, यज्ञ है, सर्प यज्ञ है। जाओ वरना इस यज्ञ में तुम सबकी आहुति चढ़ेगी। मैं अंदर जाकर यह विनाश रोकने की कोशिश करता हूँ। क्या इस सर्प यज्ञ में नागराज भी है? जी 18। आप कहाँ चले गए थे? कुछ पता चला युवराज का? नहीं, अब तो यह सब काम सिर्फ नागबाबा ही कर सकते हैं, पर वह समाधि से न जाने कब समाधि पूरी हो गई। टनी को अपने मानस रूप द्वारा ढूंढ रहा था मैं, उसका हमलावर इच्छाधारी नेवरा, तौसी का जानी दुश्मन नेवला, पर वह तो मर गया था, यानी नागराज सत्य कह रहा है। कहाँ ले गया है यह टनी को? वह तो नहीं पता चल मिला, पर उसका एक पता मिला है। यह मुंह नहीं खोल रही है, मुझे इसका मानस पढ़ना होगा। मानस पढ़ना है तो नागराज का पढ़िए। तो यहाँ पर जी 18 और वो जो सर्प लोक के जो वासी होते हैं, कालदूत और सौडांगी नगीना, ये सब, उनसे युद्ध होने लगता है यहाँ पर। और टॉसी इधर बीच में, वह तो नहीं मिला, पर उसका एक पता मिला। तौसी के जानी दुश्मन नेवला, यह तो मर गया था, यानी नागराज सत्य कह रहा था। कहाँ ले गया यह टनी को? यह मुंह नहीं खोल रहा है, मुझे इसका मानस पढ़ना होगा। मानस पढ़ना है तो नागराज का पढ़िए। टनी को ले जाने वाला नागराज ही है, जरूर टनी को माया दर्पण में छोड़ कर आया। यह माया जगत है और तू इसका एक माया प्राणी है। अब तू ही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। कब तक करेगा सवारी नागराज? हम तो अनंत तक उड़ सकते हैं, पर तुम बस इस पर्वत तक ही उड़ पाओगे, क्योंकि मैं इस पर्वत से टकराऊंगा और महावीर रूपों में खंडित हो जाऊंगा। परंतु तुम, अरे यह मैं कहाँ आ गया? आए नहीं हो, डायल गए हो नागराज। तो यह तुम्हारी योजना है, लेकिन तुम जो भी हो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? और वह गलती क्या है नागराज? यही कि तुम्हारी इतनी मेहनत बर्बाद गई। मैं नागराज नहीं हूँ, मैं नागू हूँ। तुम समझे नहीं? मुझे नागराज नहीं, तुम ही चाहिए थे नागू। मैंने तुमको ही यहाँ पर बुलाया है। सर्पयुग कौन है? यह रहस्यमय परतों में छुपा हुआ इस षड्यंत्र का सूत्रधार। क्या पाना चाहता है यह नागू से, जो नागराज भी नहीं कर सकता? बताएगा सभी रहस्यों का खुलासा करता सर्प सत्र श्रृंखला का आगामी अंक। एक तरफ है ध्रुव और उसका प्यार, और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया। दांव पर लगा है इस दुनिया का भाग्य। तुम यह क्या कर रहे हो धनंजय? नताशा मर जाएगी, मुझे छोड़ो नक्षत्र। तुम आकाश तो क्या पाताल में भी जाकर सगाई करने की कोशिश करोगे तो धनंजय वहाँ भी जाकर रोकेगा तुम्हें। अधूरा ही रहेगा तुम्हारा प्रेम ग्रंथ। राज कॉमिक्स बाई संजय मनोज गुप्ता द्वारा शीघ्र प्रकाशित। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये नागू को बुला लिया जाता है। फिलहाल सर्प यज्ञ कॉमिक्स में यही एक स्टोरी है। इसके बाद की स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। ये रहा ध्रुव का नया कॉमिक्स, जो बिल्कुल हो सकता है 3-4 महीने में आ भी जाए, क्योंकि राज कॉमिक्स अब बहुत डिले कर के कॉमिक्स निकालता है। प्रेम ग्रंथ, लेट द गेम बिगिन, अजीबोगरीब टाइटल होने लगे, अजीब गरीब स्टोरी होने लगे। इधर बीच मैंने मनोज कॉमिक्स की स्टोरीज अपलोड की थी, वो आप लोग पढ़े, वो ज़बरदस्त वो सब कॉमिक्स रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।